Today we are going to learn about the history of AI. If you are a student and you are willing to clear the concept of the history from where AI started, where till now, okay, so this video is very helpful for you. ठीक है, तो AI की हिस्ट्री एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट को शो करती है. ठीक है, AI एक सिंगल डिस्कवरी नहीं है, बल्कि मल्टीपल डिकेड्स का रिसर्च का ये आउटपुट है, आउटकम है. ठीक है, इस स्लाइड का पर्पस ये समझाना है कि AI का एवोल्यूशन कैसे डिफरेंट फेजेस में, ठीक है, से गुजरा है. इनिशियल आइडियाज़, रिसर्च ग्रोथ, लिमिटेशंस, स्लो डाउन और फिर मॉडर्न रिवाइवल. ठीक है, तो आज हम इस ट्यूटोरियल में हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं, जाहिर सी बात है कि AI की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो पहले समझते हैं कि AI है क्या. ठीक है, AI इज़ अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन्स enabling computers to learn, reason, to solve problems, transforming industries and enhancing everyday life through advanced technology. ये एक डेफिनेशन है. ठीक है, और हम समझते हैं एक दूसरे तरीके से. ठीक है, AI जो है एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है, एक एबिलिटी प्रोवाइड करती है एक मशीन को और कंप्यूटर सिस्टम से, जिससे हम सीखते हैं. ठीक है, टू लर्न, टू थिंक और टू मेक डिसीजंस रिलेटेड टू द डेटा. ठीक है, डेटा के बिहाफ पे हम उसके काम करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आती है हमारे एक ब्रीफ हिस्ट्री. ठीक है, हमने यहाँ पे एक मैप बनाया है, एक फ्लो चार्ट बनाई है जो कि स्टार्ट होती है यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ये क्या शो करता है कि जो हिस्ट्री ऑफ AI है 1950 में स्टार्ट होती है एलन ट्यूरिंग के नाम से. ठीक है, एलन ट्यूरिंग, जो कि ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है. फिर 1956 में क्या होता है, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस होती है. फिर 1960s और 70s के बीच में बहुत सारे सिंबॉलिक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ आता है. ठीक है, फिर एक्सपर्ट सिस्टम आती है, फिर AI विंटर आता है, एंड फिर 2000 से टिल नाउ तक के जितने भी मॉडर्न AI है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1950 एलन ट्यूरिंग प्रोसेस पर. ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें एक नेम है. ठीक है, जिनका नाम है एलन ट्यूरिंग. ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था, एक क्वेश्चन पूछा था, कैन मशीन थिंक. ठीक है, कैन मशीन थिंक. 1950 में एलन ट्यूरिंग ने पहली बार फॉर्मली, ठीक है, पहली बार फॉर्मली ये पूछा था कि मतलब मशीन इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट मतलब इन्होंने प्रपोज किया था इन 1950 में पहली बार प्रपोज किया था. ठीक है, इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था. इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए कौन सा आइडिया किया था, ट्यूरिंग टेस्ट, इसको इंट्रोड्यूस किया था. इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि एवल्यूट करना था कि मशीन ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंट बिहेवियर शो कर सकता है या नहीं. ठीक है, अगर एक ह्यूमन जज मशीन और ह्यूमन का आंसर के बीच में डिफरेंस ना कर पाए, मीन्स अगर कोई एक ह्यूमन जो है मशीन के जजमेंट को ऐसा जस्टिफाई ना कर पाए, उसके बीच का डिफरेंस ना कर पाए कि वो मशीन है कि जजमेंट है या किसी ह्यूमन की, तो उसको इंटेलिजेंट माना जा सकता है. ये AI का थ्योरेटिकल फाउंडेशन था. ठीक है, ये जो है फाउंडेशन ऑफ द AI रिसर्च के तौर पे माना जाता है, जो कि 1950s में एलन ट्यूरिंग के थ्रू हुआ था. इन्होंने प्रपोज किया था, एक क्वेश्चन किया था, एक फिलॉसफी की थी रिसर्च के बिहाफ पे जो आज काउंट हो रहा है. उसका एक क्वेश्चन था, क्या, कैन मशीन थिंक्स. ठीक है, इसके बाद 1950 के बाद एक दूसरा आया था. 1956 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था. इस कॉन्फ्रेंस का नाम था डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस. ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में क्या था कि AI बिकम्स एन ऑफिशियल रिसर्च फील्ड. इसमें क्या था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, इस कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल जो
ऑफिशियल इंटेलिजेंस जो था वो एक ऑफिशियल रिसर्च के फील्ड में आ गया था। ठीक है, 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार एआई ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था एआई को 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में। एआई को एक फॉर्मल एकेडमिक रिसर्च, इसको क्या किया गया था, एक फॉर्मल एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक रिसर्च डिसिप्लिन का स्टेटस मिला था। ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने एआई को सिस्टमेटिकली स्टडी करना स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें यही था कि 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉर्मली एकेडमिक तौर पर रिसर्च के फॉर्म में कंसीडर किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है 1960s से लेकर 1970s के बीच का एरिया, इसको हम अर्ली एआई प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अर्ली एआई प्रोग्राम्स, ठीक है, बिटवीन 1960s एंड 70s। ठीक है, इसमें क्या है कि 1960s और 1970s के टाइम पर अर्ली एआई प्रोग्राम्स डेवलप हुए। ठीक है, इस फेज में सिंबॉलिक रीजनिंग, ठीक है, सिंबॉलिक रीजनिंग और लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम पर काम हुआ। किस पे काम हुआ, सिंबॉलिक बेस्ड रीजनिंग, सिंबॉलिक बेस्ड रीजनिंग और किस पे काम हुआ, लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम पे, लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम्स पर काम हुआ। यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट्स ने एआई रिसर्च में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। फिर एआई को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम के रूप में भी देखे जाने लगा। इसको किस रूप में देखा जाने लग गया, एआई प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके रूप में भी देखा जाने लग गया। एग्जाम्पल्स में चेस प्रोग्राम, और थ्योरम प्रूविंग सिस्टम शामिल थे। चेस प्रोग्राम और थ्योरम प्रूविंग सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या था, 1960s और 70s के बीच के ड्यूरेशन को अर्ली एआई प्रोग्राम के नाम से हम लोग जानते थे। इसमें क्या है, जो फोकस किया गया था सिंबॉलिक रीजनिंग पे और लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम पे। ठीक है, और इसमें जैसे कि एग्जांपल्स आते हैं चेस प्रोग्राम में और थ्योरम प्रूविंग का सिस्टम को शामिल था। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट फेज, जिसको हम एक्सपर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये भी समझते हैं कि लिमिटेशंस क्या थी अर्ली एआई पॉइंट। ठीक है, उससे पहले हम ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, अर्ली एआई सिस्टम की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी हार्डवेयर और डेटा की शॉर्टेज। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, हार्डवेयर और डेटा की शॉर्टेज। डेटा शॉर्टेज। ठीक है, उस टाइम कंप्यूटर स्लो थे, मेमोरी कम थी। ठीक है, प्रोसेसिंग पावर लिमिटेड थी, सारे के सारे प्रोसेसिंग पावर स्लो थी, प्रोसेस स्लो, मेमोरी लिमिटेड मेमोरी थी। ठीक है, सब कुछ थे। साथ ही लार्ज डेटा सेट्स अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, आपको पता है कि एआई टोटली डिपेंड्स ऑन डेटा सेट्स। उस टाइम क्या थे, डेटा सेट्स अवेलेबल नहीं थे, लार्ज डेटा सेट्स। ठीक है, रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैंडल करने के लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ये सारे के सारे उनके लिमिटेशंस थे। बट हाई एक्सपेक्टेशंस बट लो परफॉर्मेंस पॉइंट्स भी थे। हाई एक्सपेक्टेशंस थे, लो परफॉर्मेंस थी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्क्रिप्ट थे। इस फेज में एआई से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हो गई थी। ठीक है, इस फेज में एक्सपेक्टेशंस जो थी एआई से वो हाई हो गई थी। ठीक है, लोग मान रहे थे कि मशीन्स जल्दी ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच कर लेगी, जस्ट दैट इट मिमिक्स लाइक ह्यूमन।
लाइक ह्यूमन। इस स्टेज में था कि लोग मान रहे थे कि जल्दी ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच कर लेगी, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में एआई सिस्टम एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाया। ठीक है, एक्यूरेसी कम थी, लिमिटेशंस में भी आ सकता है, लो एक्यूरेसी कम थी और सिस्टम रियल वर्ल्ड वेरिएबिलिटी हैंडल नहीं कर सकता था। ठीक है, इस गैप ने एआई के फ्यूचर पर डाउट क्रिएट किया था। ठीक है, ये सारे थे, इट्स क्रिएट्स अ डाउट ऑन द फ्यूचर ऑफ एआई। ठीक है, क्या क्या था इसमें? सबसे पहले था अर्ली आई प्रोग्राम के नाम से 60s to 70s के बीच के ड्यूरेशंस को से जानते थे। इसमें सिंबॉलिक रीजनिंग पे काम हुआ था। ठीक है, जिसमें सिंबॉलिक बेस्ड रीजनिंग और लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम पे चल रहा था। इसमें क्या था, इसके कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस क्या क्या थे? सबसे बड़ी थी ये इसकी लिमिटेशंस थी, हाँ, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी कि ये स्लो पावर प्रोसेस करता था, मेमोरी इसकी लिमिटेड थी, डेटा सेट्स लार्ज डेटा सेट्स अवेलेबल नहीं थे, इट कम्स विद लोअर एक्यूरेसी रेट। एक्सपेक्टेशंस उस टाइम की ये थी कि वो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को मैच कर लेगा, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। उस टाइम पे जो था एक डाउट क्रिएट हुआ था जो कि फ्यूचर पे रिगार्डिंग थी कि वो आगे तक काम करे। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे आता है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है, इसका यूज मल्टीपल डोमेन्स में हुआ। ठीक है, मेडिसिन में, डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, बहुत सारे डायग्नोसिस में होगा। एक्सपर्ट सिस्टम इमर्ज यूजिंग रूल बेस्ड एआई टू रेप्लिकेट ह्यूमन एक्सपर्टीज पार्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इस 1980s को एक्सपर्ट सिस्टम के तौर पे इमर्ज हुआ था। उसमें जो है रूल बेसिस पे काम चल रहा था। ठीक है, जो टोटली मेडिसिन में डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहे थे। फाइनेंस में रिस्क एनालिसिस के लिए, मेडिसिन में किस में था, डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस के लिए था किसमें, मेडिसिन में। ठीक है, इस टाइम में यूज हो रहा था। दूसरा था फाइनेंस में, किस में था, एनालिसिस के लिए। कौन सा एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस। ठीक है, और इंडस्ट्री में फॉल्ट डिटेक्शन और डिसीजन सपोर्ट के लिए। ठीक है, फॉल्ट डिटेक्शन एंड डिसीजन सपोर्ट डिसीजन सपोर्ट में। ठीक है, ये सिस्टम लिमिटेड थे, लेकिन उस टाइम के लिए काफ़ी यूज़फुल और रिलायबल माना गया था। ठीक है, सिस्टम में क्या था, एक सिस्टम इमर्ज हुई थी कि जो कि पूरे एआई के बेस पे, ह्यूमन एक्सपर्टीज के बेस पे था। जो इसमें क्या था कि टोटली डिपेंड था मेडिसिन फील्ड में। मेडिसिन फील्ड में क्या था, ये डायग्नोसिस के लिए काम आ रहा था, और फाइनेंस में रिस्क एनालिसिस के लिए यूज़ हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ में फॉल्ट डिटेक्शन और सपोर्ट डिसीजन के लिए काम कर रहा है। इसके बाद आता है एआई विंटर, एक दूसरा फेज है जो कि 1990s का है, जिसमें एआई विंटर्स के नेम से जाना जाता है। इसमें क्या था, इट रिड्यूस द फंडिंग एंड रिसर्च स्लो डाउन। इसमें क्या था कि जो रिसर्च चल रहा है, ठीक है, इसमें गिरावट दिखाई दी। ठीक है, और फंडिंग में, दोनों में। ठीक है, लेट 1990s में एआई का एक स्लो डाउन फेज आया, जिससे एआई विंटर कहा जाता था। ठीक है, और स्लो डाउन और डाउनफॉल के कारण ही इसका नाम एआई विंटर पड़ा था। ठीक है, एआई का स्लो डाउन फेज आया था, जिसे एआई विंटर कहा जाता था। ठीक है, एआई प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे। ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे उस टाइम के प्रॉब्लम्स पे, तो जो चल रहा था वो रिजल्ट्स, आउटपुट जो है वो प्रोजेक्ट्स के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो नहीं दे रहा था। ठीक है, इसी वजह से फंडिंग कम हो गई और रिसर्च एक्टिविटीज़ स्लो हो गई। इसके कारण ही ये इसका नाम पड़ गया, जो कि एआई विंटर्स था। ठीक है, इसमें क्या था, हाई एक्सपेक्टेशंस बट लो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, दैट्स व्हाई इट रिड्यूसेस, दैट टाइम ऑफ फंडिंग रिड्यूस हो गई और इंटरेस्ट भी रिसर्च में वो डाउन हुआ, दैट्स व्हाई
that phase of 1990s named as a AI winter. ठीक है, इसके पीछे रीजन्स क्या थी? रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हाई थी, हाई एक्सपेक्टेशंस और रिजल्ट लो आउटपुट, ठीक है, रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स जो थे वो थे, ठीक है। एआई विंटर का मेन रीजन था एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच मिसमैच। एआई से जो प्रॉमिसेस किए गए थे वो अवेलेबल टेक्नोलॉजी और डेटा के साथ अचीवेबल नहीं थे, इसी वजह से ट्रस्ट लॉस हुआ, ठीक है, ट्रस्ट लॉस हुआ और इन्वेस्टमेंट विड्रॉ हो गई। सो इसीलिए इसका नाम, इस फेज का नाम एआई विंटर्स था। अब हम आते हैं राइज ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम द रूल बेस्ड सिस्टम टू डेटा ड्रिवन सिस्टम। अब इससे पहले जो भी चल रहा था वो रूल बेस्ड पे चल रहा था, प्रोग्राम बेस्ड पे चल रहा था, ठीक है। अब 20s में 2000 में मशीन लर्निंग का राइज हुआ जिसमें पूरा सिस्टम डेटा ड्रिवन मॉडल पे काम करने लगा, ठीक है। इसमें क्या था? फोकस ऑन सिंबॉलिक रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। 2000 के बाद एआई ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। इस फेज में मॉडर्न एआई कहा जाता था क्योंकि कमबैक करने पे राइज ही बोला जाता है, ठीक है। बेटर प्रोसेसर्स के साथ इंटरनेट और डिजिटल डेटा अवेलेबिलिटी ने एआई को प्रैक्टिकल बनाया, ठीक है। एआई का फोकस अब सिर्फ रूल्स पर नहीं था बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग पर शिफ्ट हो गया था। पहले क्या था? रूल्स पे था, ठीक है, रीजनिंग पे था। अब क्या था? डेटा ड्रिवन सिस्टम बन चुका था, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग पे शिफ्ट हो गया था, ठीक है। ये फेज मॉडर्न इंटेलिजेंट सिस्टम की फाउंडेशन थी। दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग एज अ राइज ऑफ अ मशीन लर्निंग, ठीक है। उसमें क्या था? एआई के एवोल्यूशन लीनियर नहीं था, इसमें ग्रोथ, फेल्यूर, स्लो डाउन और रिवाइवल सब के सब इंक्लूडेड थे, ठीक है। ओवरऑल एवोल्यूशन में क्या था? उसमें जो लीनियर नहीं था, ठीक है, इसमें ग्रोथ, फेल्यूर, स्लो डाउन और रिवाइवल सब के सब इंक्लूडेड थे। इस हिस्ट्री को समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के एडवांस एआई सिस्टम इसी जर्नी के रिजल्ट हैं, ठीक है। कब से कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या से लिमिटेशंस थी, ये सब कुछ, उनकी स्लो डाउन, रिवाइवल सब के सब जो आज तक कभी तक हैं, इसीलिए ये हिस्ट्री के फॉर्म में काउंट होता है, ठीक है। अब क्या था? बिग डेटा एंड क्लाउड। अब the massive data availability and cloud resources has significantly accelerated AI improvements and applications worldwide. अब इसमें क्या था कि मॉडर्न एआई फेज में डेटा हाई थी, ठीक है, अवेलेबिलिटी थी इनकी, ठीक है, डेटा की अवेलेबिलिटी थी। अब डेटा हाई होगा मीन्स बिग डेटा होगी, ठीक है, नंबर ऑफ डेटाज, नंबर ऑफ पॉइंट्स, फीचर्स सब ज़्यादा होंगे तो एक्यूरेसी भी हाई होगी, हायर एक्यूरेसी, ठीक है। सो इस फेज में जो एआई का जो इम्प्रूवमेंट था वो एक्सेलरेट हो गया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा बिकम अवेलेबल इस फेज में, ठीक है। बिग डेटा और क्लाउड के थ्रू क्लाउड प्लेटफॉर्म्स इनेबल स्केलेबल कंप्यूटिंग पावर, ठीक है। दैट्स वाई कंप्यूटिंग पावर भी इंक्रीज हो गई, तो ये इंक्रीज है, डेटा भी ज़्यादा है, प्रॉपर डेटा भी अवेलेबल है, बिग डेटा सेट्स भी अवेलेबल है, तो एक्यूरेसी तो होगी ही ज़्यादा। अब एक्यूरेसी ज़्यादा है तो क्या हुआ? इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। फास्टर ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई मॉडल्स होने लगे, ठीक है। दूसरा आता है हमारा डीप लर्निंग ब्रेक थ्रूज। अब इस फील्ड में क्या था? इट यूटिलाइज द कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स। अब डेटा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, तब डीप लर्निंग के थ्रू हम लोग मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स अचीव मेजर ब्रेक थ्रूज, ठीक है। जो लेयर्स थे उसके थ्रू हमने, जो इनिशियल लेयर में पहले हमने फीचर एक्सट्रैक्शन किया, फिर उसके मॉडल्स ट्रेन किए थ्रू देयर हिडन लेयर्स और हिडन पैटर्न, हिडन न्यूरल नेटवर्क्स, हिडन पैटर्न्स के थ्रू हमने ये किया, ठीक है। मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क अचीव मेजर ब्रेक थ्रूज, ठीक है। इसमें क्या था?
कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इमेज, स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इन सब के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा सेट चाहिए, और डेटा सेट होने के बाद डीप लर्निंग एक ऐसा टेक्निक था, मशीन लर्निंग का एक एडवांस्ड वर्जन था जो टोटली प्रेफर करता था बिग डेटास के लिए, जो बिग डेटास के लिए ही काम किए जाने के लिए ही डीप लर्निंग को यूटिलाइज किया गया। ठीक है, दैट्स वाई इमेज प्रोसेसिंग, वॉइस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन जैसे, टेक्स्ट रिकॉग्निशन जैसे सबके सब प्रॉब्लम इसके अंदर में सॉल्व होने लगे। ठीक है, एआई सिस्टम विथ ह्यूमन लाइक परफॉर्मेंस। इसके बाद आता है एआई इन एवरीडे लाइफ। अब ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज थ्रू ऑटोमेशन। एआई का यूज सारे फील्ड्स में होने लगा। ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रीज थे जैसे कि ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिवोल्यूशनाइजिंग द वे बिजनेस ऑपरेट एंड एनहांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मेकिंग प्रोसेसेस मोर एफिशिएंट एंड स्मार्टर फॉर अ मॉडर्न वर्ल्ड। अब एग्जांपल लेते हैं किसी इंडस्ट्रीज की। ठीक है, पहले इसमें क्या था, सारे के सारे काम मैनुअली होते थे, सारे। मान लो अगर हम इसकी ही एग्जांपल ले लेते हैं, असेंबलिंग ऑफ ऑटो व्हीकल्स। इसमें क्या होता था, सारे के सारे असेंबलिंग जो होते थे, ठीक है, वो असेंबलिंग ऑफ पार्ट्स जो होते थे वो मैनुअल होती थी। ठीक है, तो उसमें टाइम लगता था, उसमें एरर्स होते थे। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी टाइम, अगर टाइम ज़्यादा है तो फिर कॉस्ट भी ज़्यादा लगती थी, सब कुछ थे। जैसे ही ऑटोमेशन आए, एआई के आए, सबका सब चेंज हो गया, स्मार्टर वे में काम करने लगा। चेन सिस्टम उसमें आ गई। ठीक है, डेटा एनालिस करना है तो उसमें भी डेटा एनालिटिक्स के थ्रू हम काम करना स्टार्ट कर दिए, सब कुछ। तो ये जो था एक रेवोल्यूशन लेके आया, इसी कारण से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या शो करता है, हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो एआई का फील्ड है हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम द फेज ऑफ 1950। इसमें क्या था, एक फिलोसफिकल एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन आई थी, कैन मशीन थिंक। ये एक फिलॉसफी आई थी, और यहाँ से स्टार्ट होकर राइट नाउ एआई कैन डू एनीथिंग तक का जो सफ़र है ऑन बिहाफ ऑफ डेटा और लॉजिक्स, यहाँ तक का जो सफ़र है ये हिस्ट्री डिफाइन करती है। ठीक है, दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ एआई। फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेंट प्लीज़ फॉलो अस। थैंक यू।